Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. जब भी हम भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, बैल्कनाइजेशन, अलग अलग ट्राइब्स के बीच की लड़ाइयाँ या फिर अलग स्टेट की डिमांड्स को लेकर चल रहे प्रोटेस्ट की एक पिक्चर बनती है। मणिपुर का क्राइसिस हमने देखा, नागालैंड का इशू चल ही रहा है, असम से निकलकर इतने सारे छोटे छोटे स्टेट्स बन गए, फिर भी वहाँ ट्राइब्स के बीच में आज तक डिविजन्स और फ्रैक्चर्स ये साफ नजर आती हैं। लेकिन इस पूरे नॉर्थ ईस्ट के मैप में दोस्तों एक बहुत ही अनोखा, एक बड़ा ही क्यूरियस पैराडॉक्स है और वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल मिलाकर 26 मेजर ट्राइब्स हैं और इन ट्राइब्स में 100 से ज्यादा सब ट्राइब्स मौजूद हैं। ज्योग्राफिकली और लिंग्विस्टिकली इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद पिछले कुछ दशकों में अरुणाचल से कभी किसी अलग स्टेट की डिमांड उठकर सामने नहीं आई। वहां उस तरह के वायलेंट एथनिक फ्रैक्चर्स नहीं दिखते जो बाकी की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हम साफ देख सकते हैं और इन स्टेट्स को ये परेशान भी करते हैं। इतनी बड़ी ट्राइबल डाइवर्सिटी होने के बाद भी अरुणाचल सोशली डिवाइडेड नहीं है एंड द क्वेश्चन इज व्हाई। क्यों अरुणाचल बाकी नॉर्थ ईस्ट से अलग बिहेव करता है? आज इसी पहेली को हम बड़े ही स्ट्रक्चर्ड और स्मार्ट तरीके से डिकोड करने वाले हैं एंड इसी की डिस्कशन को आगे शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन शर्मा। स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं, जहां हम अक्सर हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के उन पन्नों को पलट कर देखते हैं जो सिर्फ यूपीएससी परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि इस देश के समाज को, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए बेहद जरूरी है। एजुकेटर के रूप में और खुद 2 बार यूपीएससी मेंस लिखने और अलग अलग स्टेट पीसीएस एग्जाम्स की इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने के इस अनुभव से मैं एक चीज बहुत करीब से सीख सकता हूं, और वो चीज है कि ये जो चीज है ना, आइडेंटिटी यानी पहचान, इसके जो मुद्दे होते हैं ना, वो कभी इतने सरल नहीं होते जितने सरफेस के ऊपर हमें नजर आते हैं। उनके पीछे जियोपॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स का एक गहरा जाल होता है, और आज का हमारा टॉपिक इस जाल को समझने का एक जरिया है, एक कोशिश हम करेंगे। लेकिन इस एनालिसिस से पहले हम आगे बढ़े इस पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए जो इस साल अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करना चाहते हैं। तो देखो दोस्तों, यूपीएससी की जर्नी को स्क्रैच से क्लियर करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत पड़ती है, और इसी को ध्यान में रखकर टीम स्टडी आईक्यू आपके लिए लेकर आई है हमारा कंप्लीट P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। ये एक ऐसा कंप्लीट फाउंडेशन प्रोग्राम है जहां आपको एंड टू एंड क्लासेस, लाइव मेंटरशिप और क्रिस्प कंटेंट एक ही जगह पर मिलता है। और मैं ये बात सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, हमारा रिजल्ट जो है पिछले 3 सालों में लगातार स्टडी आईक्यू ने देश को बेहतरीन रिजल्ट्स दिए हैं। हमारे इसी कंप्लीट फाउंडेशन प्रोग्राम से पढ़कर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 में आशीष शर्मा ने रैंक 12 हासिल किया, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 में दीक्षा पाटकर ने रैंक 88 सिक्योर किया। अगर आप भी इन टॉपर्स की तरह अपने प्री कम मेंस की कंप्लीट एंड टू एंड स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे इस न्यू बैच में एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। द क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27 जून। इस बैच से जुड़ी हुई आपको कोई भी डिटेल फर्दर जाननी है या डायरेक्ट गाइडेंस आपको चाहिए, तो आप 9240231046 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। अब चलिए वापस हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अरुणाचल के ये जो डायमेंशंस हैं, इसके क्या पहलू हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी सवाल के ऊपर आते हैं कि इतनी सारी ट्राइब्स होने के बाद भी अरुणाचल एक सिंगल यूनिट की तरह कैसे खड़ा है। अगर आप बोडोलैंड डिमांड को देखें, विच इज ट्रबलिंग द स्टेट ऑफ असम, या कुकी मेती डिवाइड को देखें मणिपुर में, तो वहां छोटी छोटी ज्योग्राफिक पॉकेट्स में अलग आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती हैं। एंड यू मस्ट बी एग्रीइंग विद मी। लेकिन अरुणाचल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसके पीछे सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एवोल्यूशन। ध्यान से समझिएगा, और इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, उस दौर में जब इस रीजन को अरुणाचल नहीं नेफा कहा जाता था, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1950s और 60s जब इस टाइम पीरियड में जब बाकी स्टेट्स ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर काफी एक्सपेरिमेंट कर रही थी, तब अरुणाचल डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में था वाया गवर्नर ऑफ असम। वहां एडमिनिस्ट्रेशन ने वेरियर एल्विन की एक फिलॉसफी को फॉलो किया, जिसमें ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने पर प्राइमरी फोकस था, लेकिन बिना उन्हें आइसोलेट किए। अब सोचिए, जब 26 अलग ट्राइब्स हैं और सबकी अपनी लैंग्वेजेस हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जैसे कि आदि, निशी, गालो, मीशमी,
तो ये आपस में बात कैसे करेंगी? इस भाषा के गैप को भरने के लिए वहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिना पैदा हुआ, जिसे हम कहते हैं अरुणाचली हिंदी। यहाँ हिंदी किसी के ऊपर, अरुणाचल में हिंदी किसी पर थोपी नहीं गई, बल्कि ये आपस में ट्रेड और कम्युनिकेशन करने के लिए एक लिंगुआ फ्रांका बन गई। एक ऐसी भाषा जिसने अलग अलग ट्राइब्स को एक दूसरे से जोड़ दिया। जब बाकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स इंग्लिश या अपनी लोकल लैंग्वेजेस की तरफ झुक रहे थे, तब अरुणाचल ने हिंदी के जरिए एक पैन अरुणाचली आइडेंटिटी क्रिएट कर ली। आज के निशी लड़का और आदि लड़की जब आपस में बात करते हैं, तो वो अपनी ट्राइब्स की भाषा में नहीं बात करते, बल्कि एक बहुत ही फ्लुएंट अरुणाचली हिंदी में बात करके कम्युनिकेट करते हैं। इसने ट्राइबल बैरियर्स को बहुत हद तक कम कर दिया। इसके अलावा एक और बड़ी वजह यहाँ के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अरुणाचल की अलग अलग ट्राइब्स में हमेशा से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बहुत ही मजबूत लोकल सिस्टम्स रहे हैं। जैसे आदि ट्राइब में केबांग होता है। ये इंस्टीट्यूशंस आपस के झगड़ों को ट्राइबल वॉर्स में बदलने से पहले ही एक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यानी अरुणाचल में लोगों के पास हमेशा से एक इंटरनल शॉक एब्जॉर्बर रहा। लेकिन दोस्तों, ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। क्या अरुणाचल सच में सिर्फ इसलिए यूनिफाइड है क्योंकि वहां हिंदी बोली जाती है, या उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था? द आंसर इज नो। अब पिछले 40 सालों में एक नया फैक्टर इस स्टेट में एंटर हुआ है, जो अब वहां की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है, और वो फैक्टर है रिलीजन। सो अब हम आते हैं उस मुद्दे पर जिसके बिना आज का अरुणाचल प्रदेश, इसको समझना लगभग असंभव है, और वो है यहां का एक साइलेंट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। दोस्तों, अगर आप पिछले 40 से 50 सालों का डाटा उठाकर देखेंगे, तो आपको एक ऐसी पिक्चर नजर आएगी जो पूरे देश में कहीं और नहीं मिलती। 1971 के सेंसस में अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन पॉपुलेशन लगभग 1% से भी कम थी, सिर्फ 0.79%। लेकिन पिछले 4 दशकों में यह आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ा है कि आज के समय में क्रिश्चियनिटी लगभग 47% से ज्यादा पॉपुलेशन का रिलीजन बन चुका है। यानी अरुणाचल प्रदेश अब एक क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 47% तो हो ही चुकी है। तो नाउ द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि इतने दुर्गम, इतने रिमोट एरियाज में जहां 1978 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जैसे एंटी कन्वर्जन लॉ भी आए थे, वहां इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? इसके पीछे दो तरह के आर्गुमेंट्स हैं। अच्छे भी आर्गुमेंट्स हैं जो वैलिड हैं, और कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स भी हैं जो अनकंफर्टेबल हमें करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस बदलाव के पॉजिटिव या स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अरुणाचल का टेरेन बहुत मुश्किल है। आजादी के बाद लंबे समय तक वहां पर बेसिक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स बहुत धीरे धीरे पहुंचे। ऐसे में ये जो गैप था ना गवर्नेंस का, क्रिश्चियन मिशनरीज ने इन रिमोट एरियाज में एंटर करके पैर रखा और यहां पर इस गैप को दूर करना शुरू किया। इन्होंने वहां पर क्वालिटी एजुकेशन दी, हेल्थ क्लिनिक्स खोले और लोकल लैंग्वेजेस को स्क्रिप्ट देने का काम किया। एक और बड़ा फैक्टर था सोशल इमेंसिपेशन, यानी सामाजिक आजादी का। बहुत सारी ट्राइबल सोसाइटीज में पुरानी रिजिड कस्टम्स थी, रिचुअलिस्टिक सैक्रिफाइसेस थे, जो आम गरीब ट्राइबल के लिए या तो बहुत महंगे पड़ते थे, और ऊपर से इसकी वजह से बीमारियों के समय पर मॉडर्न मेडिसिन की जगह ये ट्राइबल सोसाइटी सुपरस्टिशन के ऊपर रिलाय करते थे। बट मिशनरीज ने मॉडर्न हेल्थ केयर और एक ऑल्टरनेटिव सोशल फ्रेमवर्क दिया जिसने आम लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया, और इसी को हम कहते हैं ट्रांजिशन ड्यू टू वेलफेयर एंड मॉडर्नाइजेशन। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे क्रिटिकल लेंस से देखना काफी ज्यादा जरूरी है। इस रैपिड कन्वर्जन की वजह से जो अरुणाचल की सदियों पुरानी इंडिजिनस एनिमिस्ट और शैमनिस्टिक ट्रेडिशंस थी, फॉर एग्जांपल डोन्यो पोलो यानी सूर्य और चंद्र की पूजा, या फिर अमक मताई, ये प्रैक्टिसेस धीरे धीरे खत्म होने लगी हैं। क्रिटिकल थिंकर्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि ये जो बदलाव है ये सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं था, इसके पीछे एक इंस्टीट्यूशनल पुश भी था। जब कोई सोसाइटी अपनी ओरल ट्रेडिशंस और पुराने कल्चरल रूट्स को छोड़कर एक ग्लोबल रिलीजन को अपनाती है, तो जो उनकी कल्चरल, जो ओरिजिनल कल्चरल डाइवर्सिटी है, जो उनकी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और रिचुअल्स हैं, वो लूज होने लगते हैं। हालांकि बाद में डोन्यो पोलो को एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की तरह रिवाइव करने की कोशिश की गई, स्कूल्स खोले गए, लेकिन तब तक डेमोग्राफी का एक बड़ा हिस्सा क्रिश्चियनिटी में शिफ्ट हो चुका था। अब इसी डेमोग्राफिक शिफ्ट ने देश के सामने
एक नया और बेहद कॉम्प्लेक्स लीगल क्वेश्चन खड़ा करके रख दिया। एक ऐसी डिबेट जो इस वक्त अरुणाचल ही नहीं, पूरे देश के ट्राइबल बेल्ट्स में चल रही है। क्या रिलीजन चेंज करने के बाद भी शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस यानी कि आपका एसटी स्टेटस बरकरार रहना चाहिए? अब इस डिबेट को हवा मिलती है जुडिशरी द्वारा की गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के एक रीसेंट इंटरप्रिटेशन से, जहां शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस के लिए एक साफ रूल सामने आया है कि अगर कोई एससी कम्युनिटी का मेंबर इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होता है तो उनका एससी स्टेटस चला जाता है। तो वही लॉजिक एसटी पर क्यों नहीं अप्लाई होता? इस पर देखो दोनों पक्ष के पास बड़े ही सॉलिड और मजेदार आर्गुमेंट्स हैं। सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज देम बोथ। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव के लिए दोनों साइड्स देखेंगे। पहले उनका आर्गुमेंट समझते हैं जो कहते हैं कि कन्वर्ट होने के बाद एसटी स्टेटस ये वैनिश हो जाना चाहिए। इनका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस सिर्फ उनकी बैकवर्डनेस के लिए नहीं, बल्कि उनके डिस्टिंक्ट कल्चर और वे ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए है। उनका पूरा इकोसिस्टम उनके जल, जंगल, जमीन और उनके लोकल डेइटीज से जुड़ा हुआ है। जब एक ट्राइबल व्यक्ति किसी ग्लोबल ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियनिटी, इसको अपना लेता है तो वो उन सदियों पुरानी कस्टम सेंट्रिक बिलीव्स और प्रैक्टिसेस को छोड़ देता है। उनका लाइफस्टाइल बदल जाता है, उनके फेस्टिवल्स बदल जाते हैं। तो जब वहां वो डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर ही नहीं बचा, तो फिर उस कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलने वाला रिजर्वेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला क्यों मिलना चाहिए? दिस इज द आर्गुमेंट बाय द पीपल। इनका मानना है कि अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो जो लोग अभी भी अपने ओरिजिनल फेथ जैसे दोन्यो पोलो को बचाकर जी रहे हैं, उनका हक मारा जाएगा, क्योंकि कन्वर्टेड ग्रुप्स एजुकेशनल और इकोनॉमिक तौर पर ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अब जिन लोगों को मेरी बातों से गुस्सा आ रहा है, अब आते हैं दूसरी तरफ, ठीक है, जो इसका विरोध करते हैं, उनकी भी सुनते हैं। इनका कहना है कि एससी और एसटी के स्टेटस का कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस बिल्कुल अलग है। शेड्यूल कास्ट स्टेटस का जन्म अनटचेबिलिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए हुआ था, जो कि स्पेसिफिक रिलीजन से एसोसिएटेड था, उसका हिस्सा माना जाता है। लेकिन एसटी स्टेटस किसी रिलीजियस हायरार्की पर नहीं, बल्कि एथनिसिटी, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और डिस्टिंक्ट ब्लड लाइन पर बेस्ड होता है। हमारे संविधान का आर्टिकल 342 कहता है कि एक व्यक्ति इसलिए ट्राइबल है क्योंकि वो उस स्पेसिफिक ट्राइब के वंश से पैदा हुआ है, चाहे उसका थियोलॉजिकल बिलीफ कुछ भी हो। एक नीशी या एक आदि व्यक्ति अगर चर्च जा रहा है, तब भी उसका खून, उसकी लीनियज, उसकी लैंग्वेज और उसका ज्योग्राफिक टेरेन वही रहता है। वो रातों रात नॉन ट्राइबल नहीं बन जाता। इनका आर्गुमेंट है कि रिलीजन चेंज करने से आपकी एथनिसिटी चेंज नहीं होती, एक पार्ट है कल्चर का, इसलिए उनसे एसटी स्टेटस छीनना उनके साथ नाइंसाफी हो सकती है। दोस्तों, अब इन दोनों डायमेंशंस को आपस में जोड़िए, तब आपको अरुणाचल का असली क्यूरियस केस समझ में आएगा। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि इतनी बड़ी ट्राइबल डाइवर्सिटी होने के बाद भी अरुणाचल सोसाइटी डिवाइडेड क्यों नहीं है? अब इसका एनालिटिकल आंसर देखिए। शायद अरुणाचल इसलिए सोशली और पॉलिटिकली डिवाइडेड नहीं है क्योंकि वहां अब ट्राइब से ज्यादा बड़ा फैक्टर रिलीजन बन चुका है। पहले लोग अपनी पहचान अपनी अलग अलग ट्राइब्स से करते थे, जिससे आपस में फ्रिक्शन हो सकती थी। लेकिन अब एक ओवर आर्चिंग यानी एक बड़ी रिलीजियस आइडेंटिटी ने उन सारी छोटी छोटी ट्राइबल राइवलरीज को सुपरसीड कर दिया है। एक तरफ कंसोलिडेटेड क्रिश्चियन आइडेंटिटी है और दूसरी तरफ दोन्यो पोलो और हिंदू कल्चरल सिंथेसिस का एक ब्लॉक है। आइडेंटिटी का जो प्राइमरी एक्सेस है वो अब ट्राइब से बदलकर रिलीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया है। इसने स्टेट को बैल्कनाइज होने से तो बचा लिया, लेकिन एक नए तरह के सोशो रिलीजियस अलाइनमेंट को जन्म दे दिया। तो आखिर में सवाल वहीं आकर खड़ा होता है जो आने वाले समय में हमारी पॉलिटी को शेप करेगा। क्या अरुणाचल में चल रहा ये डेमोग्राफिक और रिलीजियस ट्रांजिशन एक हेल्दी ट्रेंड है? क्या इसने स्टेट को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, या इसने वहां की मूल संस्कृति है, जो कल्चर है, उसे हमेशा के लिए बदल दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार को इस स्प्रेड को कंटेन करने के लिए कोई प्रावधान, कोई लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरवेंशन करनी चाहिए, या फिर यह वक्त है कि जब हम इस बदलाव को स्वीकार करें, ये माने कि समाज को और अरुणाचल की सोसाइटीज को अपने तरीके से इवॉल्व होने का पूरा हक है? आपको क्या लगता है दोस्तों,
इस कॉम्प्लेक्स मुद्दे पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्टडी आईक्यू के साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, देश को समझते रहिए, सवाल करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.